तद्वेष प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मजः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। अर्थात भारत भूमि अद्भुत है। यहाँ जन्म लेना अपने आप में सौभाग्य का कारण है। यह देश अपने ज्ञान और चरित्र से पूरी दुनिया को शिक्षा देने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत ज्ञान और विज्ञान की भूमि है। हालांकि पिछले 1200 साल गुलामी के दौरान हम ज्ञान की अपने विरासत को भुला बैठे, लेकिन आज भी उसके निशान बाकी है, जिसमें से एक है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में खड़ा बाण स्तंभ, जो कि इस बात का प्रतीक है। प्राचीन काल में भूगोल को लेकर भारतीयों का ज्ञान कितना उन्नत था। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर गुजरात राज्य में स्थित है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ के चरण पखारता है। पिछले हजारों सालों के ज्ञान इतिहास के दौरान अरब सागर ने कभी भी अपने मर्यादा नहीं लांघी है, यानी सोमनाथ के मंदिर को किसी भी समुद्री तूफान या चक्रवात से नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि मध्यकाल में मजहबी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा भी, लेकिन भगवान सोमनाथ की आध्यात्मिक आभा कभी विलुप्त नहीं हुई। आज भी हजारों संख्या में दर्शनार्थी इस मंदिर में आते हैं और ईश्वर का वरदान प्राप्त करते हैं, जबकि लुटेरों का और उनके वंश का कोई नामो निशान बाकी नहीं है। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ यानी खंबा खड़ा हुआ है, जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस खंबे पर कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए किसी भी हमलावर ने उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की। यह स्तंभ कब से वहां पर है यह बताना कठिन है, लेकिन अब से कोई 1400 साल पहले लगभग 6ठी शताब्दी के एक ग्रंथ में इस बाण स्तंभ का जिक्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस बाण स्तंभ का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ। यह स्तंभ तो कई हजार साल से वहां पर है। 6ठी शताब्दी के किताब में इसका जिक्र भर किया गया है। यह एक दिशा बताने वाला स्तंभ है, जिस पर समुद्र के ओर इशारा करता हुआ एक बाण यानी तीर बना हुआ है। इस बाण स्तंभ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक रेखा सीधी रेखा खींची जाए तो रास्ते में एक भी अवरोध या बाधा नहीं आता है। अर्थात इस समूची दूरी में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। ये बात सत्य भी है। गूगल मैप से जब इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो वास्तव में इस बाण स्तंभ से दक्षिण ध्रुव के बीच में जमीन को कोई भी बड़ा टुकड़ा मौजूद नहीं है। कुछ छोटे मोटे द्वीप तो जरूर है, लेकिन कोई बड़ा टापू नहीं है। ये छोटे द्वीप भी बाद के कालखंड में समुद्र में उभरे हैं, जिनका अस्तित्व अब से कुछ हजार साल पहले नहीं था। अब हम लौटते हैं बाण स्तंभ पर। आज हम सैटेलाइट के ज़माने में हम ये बड़े आसानी से देख सकते हैं कि बाण स्तंभ से अंटार्कटिका तक का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन पुराने ज़माने में ये जान पाना कैसे संभव हुआ? क्या भारतीयों के पास पहले अंतरिक्ष यान या फिर सैटेलाइट जैसा कोई भी उपकरण मौजूद था, या फिर भारतीयों ने समुद्री जहाज़ों के जरिए गुजरात से अंटार्कटिका तक की यात्रा की थी और पूरे रास्ते का नक्शा तैयार किया था, जो कि आज के आधुनिक ज़माने में भी बेहद कठिन है और इसमें कई साल लग जाते हैं। इस तरह का ज्ञान
अगर हजारों वर्ष पहले हम भारतीयों के पास था तो हम कितने समृद्धशाली ज्ञान की वैश्विक धरोहर संजोए बैठे हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसके अलावा एक बात और है, बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक में दक्षिण ध्रुव शब्द का उल्लेख है जो कि ये बताता है कि प्राचीन भारतीयों को मालूम था कि धरती के दक्षिण और उत्तर 2 ध्रुव है। यह तभी संभव है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर ली जाए। तो क्या उस समय ये साबित होता है कि प्राचीन भारतीयों के पास अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने की सुविधा उपलब्ध थी? क्या उनके पास उन्नत किस्म की सैटेलाइट या वायुयान मौजूद थे? रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में तो उन्नत पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में उसे कल्पना मात्र मानते हैं। लेकिन बाण स्तंभ का यह श्लोक बताता है कि भारतीय हवा में उड़ने की क्षमता रखते थे, जिसके आधार पर उन्होंने दुनिया का सबसे उन्नत नक्शा तैयार किया। आधुनिक युग में नक्शा बनाने की पढ़ाई की जाती है जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान मानता है कि दुनिया नक्शा सबसे पहले हेनरिक मटलिस ने साल 1490 में तैयार किया था, जिसके आधार पर कोलंबस ने अपने समुद्री सफर तय किया था। लेकिन यह नक्शा भी इतनी सटीक नहीं है, उसमें बहुत से गलतियां मौजूद थी। उससे पहले एक ग्रीक वैज्ञानिक एनोफ्रेजेंडर ने ईसा पूर्व 611 ईस्वी में एक नक्शा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत प्राथमिक स्टेज का बचकाना नक्शा था। इसमें उत्तर या दक्षिण ध्रुव का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन बाण स्तंभ बताता है कि प्राचीन भारतीयों के पास नक्शा बनाने का बहुत उन्नत ज्ञान हजारों साल पहले से ही था। साल 2008 में जर्मन विद्वान जोसेफ शोर्टसबर्ग ने यह साबित कर दिया कि ईसा से 2-2,500 साल पहले, यानी अब से कई 5,000 साल पहले भारतीयों का नक्शा बनाने का ज्ञान बेहद उन्नत था। नगर बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता था। हड़प्पा के पूरी सभ्यता एक नक्शे के आधार पर पूरी तरह से आधुनिक नगर प्रणाली की तरह बसी हुई थी। समुद्री जहाजों के लिए अलग किस्म के नक्शे बनाए जाते थे। भारत का नौकायन शास्त्र प्राचीन काल से विकसित था। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक जिस तरह का हिंदू मंदिर और संस्कृति का चिन्ह मिलते हैं, वो भारतीय नाविकों के द्वारा ही पहुंचाए गए हैं। भारत के जहाज पूर्व दिशा में जावा, सुमात्रा, यवद्वीप को पार करके जापान तक प्रवास करके आते थे। सन 1955 में गुजरात के लोथल में 2,500 पूर्व एक अवशेष मिले हैं। इनमें भारत की उन्नत नौकायन प्रणाली के अनेक प्रमाण मिलते हैं। अब इसमें से प्रश्न ये उठता है, यदि भारतीय विज्ञान प्राचीन काल में इतना उन्नत था तो ये अचानक कैसे क्षीण हो गया? उसके लिए हमें मध्यकाल में हुए विध्वंस का इतिहास जानना पड़ेगा। नालंदा, तक्षशिला, बल्लभी, पुष्पगिरी, विक्रमशिला जैसे ज्ञान विज्ञान के महान केंद्र ध्वंस कर दिए गए। इसमें से वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत जैसे साहित्य और ज्ञान के भंडार तो बचे रह गए, क्योंकि श्रुत परंपरा होने के वजह से वो भारतीयों ने कंठस्थ कर लिए थे। लेकिन विज्ञान के कठिन सूत्रों को याद करना मुश्किल था। लेकिन उससे संबंधित किताबों का बड़ा संकलन मौजूद था, जिसे मजहबी आक्रमणकारियों ने
नष्ट कर दिया। इसीलिए भारत का ज्ञान बच रहा, लेकिन विज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन आज भारत फिर से खड़ा है। हमारे ज्ञान ने विज्ञान को फिर से प्राप्त करने की राह दिखाई है। आज फिर से भारतीय मेधा का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। हमने इतिहास में जो गवाया उसे फिर से प्राप्त करने का समय आ चुका है। हम फिर से विज्ञान के उसी ऊंचाई तक पहुंचेंगे जहां से हम कभी फिसल गए थे। जय भारत, जय भारत।